अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्केरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की स्केरी स्टोरीज का। बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये मेरे साथ इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं हम लोग भेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का जो इलाका है एक पुराना मोहल्ला है। हम लोगों के मोहल्ले से तकरीबन 2 गलियां छोड़कर हम लोगों के इलाके का एक छोटा सा कब्रिस्तान भी लगता है। अक्सर वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों की वहाँ पर तदफीन की है वो शाम के वक्त भी कब्रिस्तान चले जाया करते थे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में एक बात फैलना शुरू होगी कि शाम के वक्त जो भी कब्रिस्तान में जाता है उसे जिन्नात तंग करते हैं, उसके पीछे जिन्नात लग जाते हैं। अक्सर मोहल्ले की खवातीन ने ये कहा कि अगर हम शाम के टाइम कब्रिस्तान में जाते हैं तो वापसी पर जब हम लोग घरों में आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। यहाँ तक कि हमें अपने घरों के पास भी बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन बच्चों से हम कलाम होते हैं या उनको बुलाने लगते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा फैल गई। एक शाम की बात है, हम 2-3 दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे थे कि मोहल्ले में आजकल बड़ी बातें ऐसे हैं, तो चलो हम लोग भी चल के देखते हैं कि ऐसा कोई मामला है या नहीं है। हम 3 दोस्त थे, हम लोग अपने मोहल्ले से अपनी गली से निकल कर 2-3 गलियां दूर हम लोग जब उस कब्रिस्तान में गए, मगरिब हो चुकी थी, बल्कि इशा का टाइम होने वाला था। हम लोग कब्रिस्तान के पास चल फिर रहे थे। सामने कब्रें थी, उसका कोई दीवार वगैरह नहीं है, 2-3 दरख्त लगे हुए हैं और एक निशानी है कि वहां से कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। अभी हम लोग वहीं पर मौजूद थे। हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हमें कोई आवाज दे रहा है, किसी ने पुकारा है। हम लोगों ने चारों तरफ देखा तो जिस तरफ से हम लोग आए थे उस गली के कोने पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो हमें आवाजें दे रहा था। मेरा एक साथ मेरे दोस्त था हैदर, उसको आवाजें दे रहा था, हैदर भाई जल्दी आपको घर बुला रहे हैं। हैदर ने कहा कि शायद घर कोई काम होगा, तुम लोग इधर ही रुको, मैं अभी बात सुन के आता हूँ। जो ही हैदर उसकी तरफ बढ़ा तो वो बच्चा गली में आगे आगे जाने लगा। अब हैदर उसके पीछे पीछे अपने घर की तरफ जा रहा था। हैदर कहता है कि मैंने उस बच्चे को अपने घर के दरवाजे के पास भी देखा। जब मैं अपने घर के पास पहुंचा वो बच्चा आगे चला गया। नॉर्मल बच्चा था, शलवार कमीज पहने हुए छोटा सा बच्चा। मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने उन लोगों से कहा कि किसने बुलाया मुझे, तो घर वालों ने कहा हमने तो नहीं बुलाया। मैंने सबसे पूछा बारी बारी कि कौन मुझे बुला रहा है, किसने मुझे बुलाया है। मुझे भी एक बच्चा बुलाने आया था। अम्मी ने, भाई ने, अब्बू ने, सबने कहा कि हमने किसी को कहा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं तुम कहाँ थे कहाँ नहीं। मैंने जब ये बात सुनी, हैदर कहता है मैंने जब ये बात सुनी मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि ये क्या, वो बच्चा कौन था। वो तो दरवाजे के बाहर खड़ा था। जल्दी से हैदर बाहर निकला, उसने झांक कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वो भागता हुआ कब्रिस्तान आया और उसने आकर कहा कि वहां पर तो कोई बच्चा, हमारे घर में तो किसी ने बच्चे को पैगाम दिया ही नहीं, और मेरे जाते तक भी वो बच्चा हमारे घर के दरवाजे के पास था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वो नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वो वही मामला था जो लोग बातें करते हैं। इतने में हम लोगों को ऐसा लगा कि जिस तरह से कब्र के पास से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं, जब हम लोगों की नजर पड़ी, हम लोगों ने मोबाइल टॉर्च से देखा, 3 बच्चे थे जो कब्रों के पास बैठे खेल रहे थे। वो बच्चे इतने भयानक थे, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ भी था, उनकी आंखें दहक रही थी। हम लोग तो बहुत डर गए। हम लोग भागे अपने घरों में हम लोगों ने बताया सबको, पूरी गली में बात फैल गई। चौकीदार जो था उसको कहा गया कि तुमने खास इस हिस्से का ख्याल रखना है कि इस तरफ ज्यादा मत आना तुम, यानी यहाँ पर जिन्नात का मामला है। चौकीदार ने कहा, वो पठान था, उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं ताकि मैं सही से पहरा ना दे सकूं, और अक्सर जो लड़के हैं वो कब्रिस्तानों के कोनों में बैठकर जैसे ड्रग्स लेते हैं, इससे मुझे मना कर रहे हैं। चौकीदार जो था वो उसी तरफ जाने लगा। चौकीदार कहता है कि जो ही मैं कब्रिस्तान के हिस्से की तरफ चक्कर लगा कर आया मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ।
ہاں جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے 2-4 بچے گلی کے کونے پر کھیلتے نظر آئے اور میں نے ٹائم دیکھا تو اتنی رات کو بچے کہاں سے باہر آ گئے. اتنے میں وہ بچے گلی کی طرف بھاگ گئے اور مجھے نظر نہیں آئے. دوسری رات جب میں قبرستان کی سائڈ پر جانے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ سامنے گلی میں سے ایک بہت قداور کوئی وجود چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کا قد عام نہیں تھا، اس کا قد جو گھر تھے ان کی چھتوں سے بھی اونچا جا رہا تھا. جب میری نظر پڑی تو وہ ایک عورت تھی. اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ جس طرح سے سامنے کوئی کھمبا چلتا ہوا آ رہا ہے، اتنا لمبا قد تھا. کالا سیاہ لباس تھا، بڑے تیز قدم تھے. میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں گلی میں ایک گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا. وہ بڑی تیزی سے اس گلی کو کراس کرتی ہوئی گئی اور غائب ہو گئی. چوکیدار اس کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، اپنے گھر بھاگ گیا. وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہنے لگ گیا. علاقے میں اب بہت کم یہ لوگ باہر نکلتے تھے. شام کے ٹائم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے. اب جب وہ چوکیدار نے بھی آنا چھوڑ دیا، گلی میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. جس طرح رات کے وقت گلی میں کوئی عورت آدھی رات کے وقت آوازیں دیتی تھی، لوگوں کے گھروں سے کچھ مانگتی تھی. ہر گلی میں سے گزرنا، ہر گلی میں آواز دینا، کسی گھر پر دستک دے کر کھانا مانگنا، کسی گھر سے دودھ مانگنا، یہ معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے. 1-2 لوگوں نے جب دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی عورت ہے، اس نے جیسے برقع سا پہنا ہوا ہے اور وہ گھر کی طرف کمر کر کے کھڑی ہوتی ہے. لیکن جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ الٹے ہیں. جس گھر پر بھی وہ دستک دیتی تھی اس گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن کوئی مالی نقصان، کسی چیز کا ٹوٹ جانا، لوگ اور ڈرنے لگ گئے. پورے علاقے میں بات پھیل گئی قبرستان والی طرف سے جنات اور ایک پرسرار عورت ہے جو ظاہر ہوتی ہے ہمارے علاقے میں. چوکیدار ٹھیک ہوا، چوکیدار نے پھر پہرا دینا شروع کر دیا. چوکیدار نے بھی اس سائڈ پر جانا بالکل چھوڑ دیا. چوکیدار بتاتے ہیں کہ جیسے میں ان گلیوں میں بھی آتا ہوں تو مجھے ان گلیوں میں بھی ایک عورت نظر آتی ہے. کبھی مجھے وہ پیچھے سے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. اور کبھی وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے سامنے گلی میں سے آ رہی ہے. لیکن میں جب گلی بدلتا ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر یہ واقعات بڑھنے لگ گئے. ہم لوگوں کے علاقے کے لوگ جو تھے ان لوگوں نے مل کر سب نے وہ ایک صاحب علم کو لے کر آئے، وہ عامل آئے، انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر پڑھائی کی، عمل کیا. پھر انہوں نے جو قبرستان والا راستہ تھا اس گلی میں حصار بندی کی. پھر اس کے بعد وہ مخلوق کچھ کم ہوئی. لیکن ابھی بھی جب سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، جیسے سردیوں میں بہت جلدی گلی علاقے سنسان ہو جاتے ہیں، تو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبرستان والی سائڈ سے چھوٹے چھوٹے بچے جیسے اس حدود تک آتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ اتنا شور مچاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بہت سے محلے کے بچے اکٹھے ہو کر کھیل رہے ہیں. لیکن جب ہم لوگ جھانک کر دیکھتے ہیں کوئی جن کے گھر قریب ہیں اس گلی کے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دکھائی کوئی بھی نہیں دیتا. یہ ہم لوگوں کے اس علاقے کی کہانی ہے بھیرا کی. بہت سے لوگ بھیرا سے بلونگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ بھیرا میں رہتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ قبرستان کا وہ حصہ بہت آسیب زدہ ہے. یہاں تک کہ اس آسیب کا اثر کچھ گھروں میں بھی ہے. کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پر وہ آسیب دکھائی دیتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکثر اپنے گھر کی جو 3ری منزل ہے وہاں پر بچے نظر آتے ہیں. تو یہ معاملات اب بھی وہاں پر ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ عام دنوں میں تو گلیوں میں وہ مخلوق نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی سردیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ مخلوق بھٹکتی ہے. یہ ہمارے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمران آپ کا. جیسے بھیرا سٹی کی پہلے بھی میرے ساتھ کافی لوگوں نے سٹوریز شیئر کی ہیں جن میں ایسے ہی قبرستان کا ذکر ہے کہ جہاں سے ایک مخلوق عورت کے روپ میں اکثر ان گلیوں میں بھٹکتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو کچھ انسانوں کو بھی اس نے نقصان دیا ہے. جیسے میں نے اپنی خوفناک کہانیوں والے چینل میں بڑے سٹارٹنگ میں سٹوری دی تھی ایک شہزاد کی نامی لڑکے کی، جس کے اوپر چڑیل نے باقاعدہ حملہ کیا تھا، جو اس کو نظر تو نہیں آئی تھی، لیکن ایک خالی بند پلاٹ سے جب اس نے جا کر ایک شٹر اتارا تو وہ کہتا ہے کہ اسی ٹائم وہاں پر آندھی شروع ہو گئی اور ایسا لگا جس طرح سے ساری مٹی میری آنکھوں میں جا رہی ہے. وہ شٹر اٹھا بھی نہیں سکا، پاس سے اس کا گھر تھا، اپنے گھر چلا گیا. اس جگہ کو اس
बंद प्लॉट से निकलकर उसका दरवाजा बंद करके, वीरान प्लॉट का दरवाजा बंद करके अपने घर चला गया। घर जाते जाते उस मखलूक ने उसकी आंखें अंदर से बिल्कुल जैसे जख्मी करती थी। उसने शोर मचा दिया, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही थी, आंखें रेड हो गई। एक मौलवी साहब को बुलाया, उनका ये कहना था कि इसके ऊपर चुड़ैल ने हमला किया है। उस लड़के पर ऐसा हमला उस चुड़ैल ने किया था कि उस लड़के की बेनाई चली गई। बहुत इलाज करवाए, यहाँ तक कि ऑपरेशन के जरिए नई आंख भी लगवाई गई, उससे भी नजर नहीं आया। एक नौजवान लड़के, जीते जागते बिल्कुल ठीक ठाक इंसान की उस मखलूक ने आंखें खत्म कर दी। और वो ये कहता था कि मुझे वो औरत के रूप में नजर आती है, मुझे आम कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मुझे जब वो सामने आती है तो मुझे एक औरत नजर आती है, और ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने साथ लेकर भी जाती है। उनके घर में भी फिर उस मखलूक का इतना सख्त बसेरा हो गया था कि उन लोगों ने जब अपने एक छोटे बेटे की शादी की, उसकी जो वाइफ थी उसको भी एक औरत नजर आती थी छत पर। उस औरत ने वाज़े तौर पर उसके ऊपर ऐसे हमला किया था कि उन लोगों ने कपड़े धोकर छत पर बिछाए हुए थे। वो लड़की बताती है कि मैं अपने 2nd फ्लोर पर अपने कमरे में लेटी हुई थी, शाम का टाइम था, तो मैं अभी सोच रही थी कि अभी जाकर मैं छत से कपड़े वगैरह जो ड्राई हुए हैं मैं उतार के ले आऊंगी तार से। इतने में मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो सामने एक औरत खड़ी थी, छोटे से कद की, बहुत भयानक चेहरे वाली। उसने मेरा लिबास पहना हुआ था। तो जब मैंने देखा कि ये मेरा कपड़े पहनकर खड़ी है, ये कौन है, तो मैं एकदम उठी तो वो गायब हो गई। और जब वो लड़की छत पर गई तो उसके वो जो वही ड्रेस जो था वो मिट्टी में और ज़मीन के ऊपर बड़ी बुरी हालत में ख़राब हुआ पड़ा था। फिर वो बहुत बीमार रही, उसको दौरे पड़ने लग गए। जहाँ भी लेकर जाते थे वो यही कहते थे कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। फिर उस लड़की का इलाज शुरू हो गया। उसकी बनाई तो नहीं गई, लेकिन उन लोगों का घर आसिफ ज़दा हो गया। बहुत उन लोगों ने उस जगह पर फिर पढ़ाइयाँ करवाई, कुरान ख़वानी करवाई हर महीने, तब जाकर उसके असरात कुछ कम हुए। तो ये वहाँ पर मामलात हैं, अक्सर लोगों से सुने हैं, अक्सर लोग बताते हैं वहाँ की कहानियाँ, जो मैंने अपनी आज की स्टोरी में आप लोगों के साथ भी शेयर की हैं। ये थी नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जो लोग चैनल को विजिट करें हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन पर प्रेस किया करें कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।